बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफ़ा प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफ़ेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस मौज़ू पे बात कर रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से एक इंतहाई अहम मौज़ू है। चूँकि ख़वातीन के देखा जाए तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा होते हैं और आप ये देख लीजिए कि उनकी ग़िज़ा की कमी, खून की कमी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से लेकर और इस तरह के दूसरे मसाइल के साथ-साथ जो ख़ास तौर के ऊपर आज हम जिस की बात करने जा रहे हैं, जिस मौज़ू पे बात करने जा रहे हैं वो है ख़वातीन का एक बहुत ही बढ़ता हुआ तेज़ी के साथ एक ऐसा मर्ज़ जिसे हम कहते हैं पीसीओएस कहा जाता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसे हम कहते हैं। अगर हम ये कहें तो जैसे ख़वातीन के जो गायनी के मसाइल जो होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सिस्ट का भी आता है। और अगर देखा जाए तो सिस्ट जो है आजकल की नौजवान बच्चियां यंगस्टर जो हैं वो इसमें बहुत तेज़ी के साथ मुब्तला हो रही हैं। उसकी काज़ेज़ क्या हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, हम इससे मुतालिक बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि आजकल जो ख़वातीन जो है उनका मंथली साइकिल जब शुरू होता है, ये एक बच्ची जो है वो जब बालिग होती है तो 9 से 10 साल की उम्र में उसके माहाना अयाम जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और बाज़ ख़वातीन जो हैं वो 10-11 साल, 12 साल की उम्र में बच्चियों में आना शुरू हो जाते हैं। अब हर 28 दिन के बाद या 27 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के बाद ये साइकिल जो है वो ज़रूर होना चाहिए, माहाना अयाम आने चाहिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी वजह, जैसे अभी मैंने बात की है कि खून की कमी, तो अगर खून की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको खून की कमी को दूर करके किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। अगर आप खून की कमी को पूरा कर लें तो मसला जो है वो हल हो सकता है। इस तरह ग़िज़ा की कमी की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ग़िज़ा की वजह से भी आप बेहतर करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। या आजकल देखा जाए तो मौजूदा ज़माने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, चूँकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, इस वजह से वो बहुत जल्दी कि मामूली सी बात को भी स्ट्रेस ले लेती हैं, परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो जहाँ पे वो उनकी बाकी हेल्थ को डैमेज कर रही होती हैं, सारी चीज़ें मुतासर कर रही होती हैं, उनके दिमाग को, उनके दिल को, उनके लीवर को, उनकी आम हेल्थ को, उसके साथ-सात उनके गायनी की प्रॉब्लम जो हैं, वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एक तो ये वजह होगी। दूसरा बच्चियों में जो है वो आजकल बाज़ हमारे यहाँ ये तक अवेयरनेस ना होने की वजह से भी होती है प्रॉब्लम कि बच्ची को अगर पहला साइकिल जो आया जब वो बालिग हुई है 9 साल की उम्र में, तो दूसरा साइकिल ठीक, लेकिन उसके बाद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। 2 मंथ गुज़र जाते हैं, 3 मंथ गुज़र जाते हैं, वो साइकिल नहीं आता, तो मेंसेस नहीं होते, माहाना अय्याम। तो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ख़वातीन अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो अपनी माँ के साथ डिस्कशन करती हैं, तो यहाँ पे माँओं का फ़र्ज़ बनता है, माँओं की ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी के साथ ज़रूर डिस्कस करें कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही उसके साथ कोई गायनी की। अगर है तो फ़ौरी तौर के ऊपर ज़रूर जो है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जो है रब्ता किया जाए। अच्छा, ये जो आजकल बच्चों में जो कॉमन डिज़ीज़ जो हम इसको कह लें पीसीओएस जो है, इसकी एक वजह ये भी होती है कि मेटाबॉलिक सिस्टम जो है आपका मेटाबॉलिक जो है जब डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो है ये मामला ख़राब होना है, क्योंकि इसके साथ-साथ जिस्म के अंदरूनी जो सिस्टम होते हैं, जो मामलात होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये मेटाबॉलिक सिस्टम आपका डिसऑर्डर होता है तो उसको फिर बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सामने नज़र आना शुरू, जैसे माहवारी का डिस्टर्ब हो जाना, या ऐसी ख़वातीन उनका वेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पेशली ख़ास तौर के ऊपर ख़वातीन और बच्चियों में उनके ज़ेरे नाक से के करीब नीचे जो है वो पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके बॉडी जो है वो डिशेप होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ का इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी हो जाती है कि जब आपका ये वाला जो है अयाम जब ख़राब होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चियों में एक बहुत सी अलामत आ जाती है, ज़ाहिर होती है जब बच्चियों के ये माहाना अयाम डिस्टर्ब होते हैं, तो या ये साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो इसमें एक उनके बच्चियों के चेहरे के ऊपर छोटे-छोटे से रोंवे से पहले नुमायाँ होते हैं, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो ज़्यादा बालों के सूरत में आ जाते हैं, चिन के ऊपर बाल आ जाते हैं, साइडों पे गाल के ऊपर आ जाते हैं बाल, हल्के-हल्के से आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक साइन हो, इसकी वजह क्या होती है
ये बाल आने की ख़वातीन में या बच्चियों में स्पेशली कि उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, और उसमें होता क्या है कि एक मेल हार्मोन होता है जिससे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, वो बढ़ जाता है जब ब्लड में। तो उस वक़्त जो है ख़वातीन में ये जो है बाल की शिकायत भी होना शुरू हो जाती है कि उनके चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ फिर जब ये बढ़ता है हार्मोन, तो फिर साथ-साथ में जिसके हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि सिस्ट यानी छालानुमा। सिस्ट कहते हैं हमारी ज़ुबान में, एक आम अगर आसान अल्फाज में बयान करूँ तो छोटा-सा एक छाला-सा बन जाता है, एक दाना बन जाता है जिसमें जो पानी से भरा होता है। एक मिसाल आप समझाने के लिए बताता हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि खुदा ना ख़ास्ता अगर आपके हाथ पे कहीं भी कोई चोट लगती है, तो एक दाना-सा बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है। इसी तरह यूट्रस के अंदर बच्चियों में ये सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं जब उनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो उस वक़्त ये सिस्ट बनती है। तो अगर इसमें होता क्या है कि शुरू-शुरू में आगाज़ में तो बिल्कुल नहीं पता चलता, मालूम ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। मेंसेस जो है वो हो रहे होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ऑन ऑफ ऐसे ही होता रहता है। 2 माह के बाद, 3 माह के बाद ऐसा-ऐसा जब ये सिस्ट बढ़ना शुरू होती है, जब ये बढ़ जाती है सिस्ट, तो फिर जाके हो जाता है कि बाज़-औक़ात बच्चियों में ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं, और जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा जिस्मानी लिहाज से वीक भी हो जाती है, खून की शदीद कमी हो जाती है। और अगर बच्ची की डाइट के सूरत में ख़्याल ना किया जाए और उसका वक्त के मुनासिब वक्त पे फ़ौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये बाज़-औक़ात इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसमें ये भी होता है कि ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा होना कई माह तक। अच्छा, फिर ये होता है कि आपने कोई भी ट्रीटमेंट मेडिसिन ले ली या कोई भी ऐसी, तो वक्ती तौर पर रुक गया। तो ऐसे में ये भी होता है कि जब आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर वो बहुत एक्सपर्ट या माहिर ना हो, तो फिर ये होता है कि आपको वक्ती तौर के ऊपर कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी जाती हैं जो कि आपके ब्लड को रोक देती हैं बच्चियों को। उसके बाद फिर जो है कुछ टाइम के बाद दोबारा ब्लीडिंग हो जाए, तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बन जाती है। इसमें भी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो मैं ये आपसे कहूँगा किसी भी माहिर तबीब या माहिर गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है उसके पास आपको ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये आगे चल के ख़वातीन में जब आप बालिग़ हो जाती हैं मुकम्मल तौर पे और शादी का वक्त पीरियड होता है, तो उसमें बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, कि आपको जो है बेऔलादी की एक वजह जो है आजकल उसमें एक ये भी आ रहा, सिस्ट की वजह से जो है वो नहीं होती प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है इसका, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। तो इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब अगर आपको खुदा न खास्ता ये सारी चीज़ें आती हैं, तो फ़ौरी तौर पे किसी माहिर से रजूँ। इसमें ये होता है जिस तरह मैंने बताया कि कभी ब्लीडिंग के पहले, मेंसेस होने से पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, यानी पेनफुल मेंसेस आप उसको कह सकते हैं। कभी ये होता है कि मेंसेस के बाद भी पेन जो है मुसलसल रहता है, और कभी 24 आवर पेन होना शुरू हो जाता है। और अगर आपने कोई मेडिसिन ले ली या थोड़े टाइम के लिए ब्लड रुक जाता है, कुछ दिन के बाद 2 या 3 दिन के बाद फिर दोबारा हल्की ब्लीडिंग हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर रुकती है। तो ये जो है ये ख़तरनाक कंडीशन है। ऐसे में आपको थोड़ा सा करना, अपना ख्याल रखना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहिए, क्योंकि लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा काउंट करता है। आजकल अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ जो हम डाइट लेते हैं, जो हमारी बच्चियाँ ग़िज़ा खाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको उनके हार्मोनल में चेंज जो लेके आती हैं या उनकी बॉडी में जो तब्दीली आती है, उसकी बेसिक वजह जो होती है, बुनियादी वजह होती है, वो आपकी इब्तदा जो है वो ग़िज़ा से होती है या आपके लाइफ़स्टाइल से होती है, आपके रहन-सहन का तरीका जो है, ये सारी चीज़ें जो अंदाज़ है, ये इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी है, तो इसमें थोड़ा-सा आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है और अपने आप को स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी से दूर रखना है, अपनी डाइट का ख्याल करना है। बहुत ज़्यादा जितनी भी ये कूलर ड्रिंक्स हैं, ये भी असरअंदाज होती हैं आपके इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, और ये भी आपके हार्मोन चेंज करने में इनका भी एक काफ़ी अमल दखल है। इस तरह और जो हम इस टाइप की चीज़ें लेते हैं वो भी होती हैं, इसमें आ जाती हैं। तो इसमें आपको जो चीज़ें, जिस बात का ख्याल रखना है वो यही रखना है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके मेंसेस जो है कभी वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी वो बिल्कुल रुक जाते हैं, कभी, अच्छा एक इसका ये भी साइन होता है कि बाज़ ऐसी बच्चियों में देखने में यही बात आई है कि मेंसेस अभी हो रहे हैं 1-2-3 माह तक रेगुलर हुए, उसके बाद फिर जो है ये 2-2 3-3 माह तक मेंसेस हो ही नहीं रहे,
बिल्कुल नहीं हो रहे, बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से बच्चियों के जो है ना वो उनके बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी के ऊपर उसके जो नुकसानात है वो सामने आते हैं। तो अभी चूँकि प्रोग्राम में वक्त वजह तक बड़े मुख्तसर से वक्फ़े का आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह वक्फ़े से वापस आने के बाद फिर हम मज़ीद इस पे बात करेंगे। जी, हम वक्फ़े से वापस आ चुके हैं नाज़रीन। वक्फ़े पर जाने से पहले जो बच्चियों के हवाले से मैं बता रहा था उनकी कि कौन-कौन सी अलामात और सिम्पटम जो हैं वो आते हैं ज़्यादातर, उसमें कुछ और भी अलामात हैं। जैसे जो बच्चियाँ उनको ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है या उनको कोई रसोलियों की प्रॉब्लम हो जाती है, गायनी की कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ख़ास तौर के ऊपर कोई यूट्रस प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। तो उसमें बच्चियाँ जो हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, इसके साथ-साथ कुछ फ़िज़िकली चीज़ें भी सामने आती हैं कि उनमें अक्सर सर में दर्द रहता है और नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नींद नहीं आती, स्पेशली फटीग होती है और ये जो नेक है यहाँ पे दर्द, कमर में दर्द, शोल्डर में पेन, उसके साथ-साथ जो है जॉइंट पेन शुरू होना शुरू होता है, हल्का-हल्का कभी-कभी टेम्परेचर भी हो जाता है बच्चियों को और फिर उसके बाद ये होता है कि बच्चियों का मूड जो है वो भी चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ी-सी भी तब्दीली आती है कि बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं कि थक जाती हैं या ये भी हो जाता है कभी-कभार गुस्से में भी बहुत जल्दी आ जाती हैं, साँस का फूलना, हार्ट बीट का बढ़ना, भूख का ख़त्म हो जाना, ये सारी अलामात भी इसमें जो जिस डिज़ीज़ के मतलब आज हम बात करें पीसीएस के हवाले से इसमें देखने में आती हैं और बच्चियों में ये प्रॉब्लम हो जाती होती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, स्पेशली ख़ास तौर पे माँ-बाप को कि माँ के हवाले से ये मैं बात करूँगा कि माँ की ये ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी है उसकी कि वो अपनी बच्ची का ख़्याल रखें क्योंकि माँ अभी जो है एक प्रोसेस से गुज़र के आई होती है, उसको पता होता है सारा। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं इनहेरिटेड भी होती हैं कि ख़ानदानी तौर के ऊपर कि अगर किसी की माँ को मेंसेस की थोड़ी-सी बात कर दूँ कि उनके मेंसेस हुए थे 9 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में, तो उनकी बच्चियाँ जाके ज़्यादातर करीब-करीब होता है कि वो भी ऐसे ही सेम उन्हीं दिनों में ही हो रहे होते हैं, वही टाइम पीरियड उनके लिए होता है बाज़ का। तो कुछ चीज़ें इनहेरिटेड भी होती हैं ख़ानदानी, वो फिर आगे चल के 1 माह, 2 माह, 3 माह बाद वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाती होती हैं। लेकिन अगर वो ठीक ना हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है, आपको उसका इलाज करना होता है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा-सा इस तरफ कि इसकी वजूहात क्या हैं आजकल मौजूदा ज़माने में देखा जाए तो जिस तरह मैंने थोड़ी-सी बात की थी पहले प्रोग्राम में, हमारा एक लाइफ़स्टाइल जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करता है। हमारे रहने-सहने का अंदाज़, खाने-पीने की जो अशिया हम ले रहे हैं, इसमें ख़ास तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ बच्चियाँ जंक फूड, फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ये वो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने बयान की हैं, ये एक बेसिक वजह है, एक बुनियादी वजह होती है बच्चियों में पीसीओएस की प्रॉब्लम करने की एक अहम वजह ये है। इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोनल चेंज आना शुरू हो जाती है। इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपके टेस्ट को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, जो जायका आपका बढ़ाने के लिए इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ग़िज़ा में, वो सारी की सारी जो है ख़ास तौर के ऊपर बच्चियों को हार्मोन जो है उनको चेंज करती हैं। बच्चियों के ख़ास तौर के ऊपर ये जो उनका सिस्टम जो होता है माहाना या वाला सिस्टम, इस साइकिल को बहुत बुरी तरह मुतासर करती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। ये एक बुनियादी वजह है। दूसरा, एक्सरसाइज़ की कमी कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज़ नहीं होती। तीसरा ये होता है कि जिस तरह मैंने अभी प्रोग्राम जाने से पहले बताया था कि स्ट्रेस, टेंशन में रहना हर वक़्त, ये भी एक इसकी वजह होती है। और कुछ हमारे ये होता है ग़िज़ा की कमी या कुछ घर के अंदर कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर जो ज़्यादा चीज़ काउंट करती है वो ये होती है कि आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट में ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिफिशियल जो है उनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए आपको अपना थोड़ा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको घर के खाने, ताज़ा फलों के जूसेस उनको आपने इस्तेमाल करना है, फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करने हैं। नींद को आपने प्रॉपर तरीके से लेना, नींद कम से कम आपकी 7 से 8 घंटे तक होनी चाहिए और स्ट्रेस, टेंशन को दूर करना है आपको और थोड़ी-सी वॉक लेनी है, एक्सरसाइज़ वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इसके साथ-साथ आपने करना है तो आपने ठीक होना है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं और दवा के साथ-साथ आप अपनी ग़िज़ा में कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे, आप अपने लाइफ़स्टाइल में कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे, चेंज नहीं लेके आ रहे,
तो भी आप जो है इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है, डर जो इस बात का होता है वो ये होता है कि खुदा न खास्ता आगे चल के बांझपन की प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा, ये जो सिम्टम मैंने अभी आपको बताया ये अमूमन पहले जो देखने में आता था, कम से कम मेनोपॉज़ के बाद जब ख़वातीन के मेंसेस जो है वो रुक जाते थे, माना अय्याम रुक जाते होते थे ख़वातीन के, तो उस वक़्त उनके थोड़े से चेहरे पे आपने देखा होगा कि बाल भी आ जाते थे। बड़ी एज की ख़वातीन होती थी, चिन पे बाल आ गए थोड़े से या चेहरे पे कहीं आ गए, उनके हार्मोन चेंज हो गए और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, या जो जिस तरह मैंने बताया फटीग, जोड़ों में दर्द, कमर। लेकिन अब जो प्रॉब्लम हो जो मसला आ रहा है वो ये हो रहा है कि ये तो अब बिल्कुल यंगस्टर बच्चियाँ जो हैं 10-15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल की, 25 साल की बच्चियाँ जो है इस प्रॉब्लम में बुरी तरह मुब्तला हैं, इस तकलीफ़ में, और ये उनके लिए इंतहाई नुकसान का बायस बन रही है। और ख़ास तौर पर जो अभी मैंने बात की थी कि ज़नाना बांझपन यानी बेऔलादी वाले जो केसेस हैं वो अब बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, और उनकी एक बुनियादी वजह आपकी जो है वो यही है, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है जिसकी एक वजह बनती है। तो इसमें अगर आपको इससे महफूज रहना है तो आपको जहाँ आप अपनी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ पर आपको अपनी ग़िज़ा का भी चेंज करना है। अगर आप अपनी ग़िज़ा में चेंज नहीं लेके आते, तब्दीली नहीं लेके आते, तो आप इस बात को ज़हन नशीन कर लिए कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आपकी सिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप थोड़ा सा परहेज़ करें, सादा ग़िज़ा लें और थोड़ी सी वॉक लें, स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखें, अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से लें, गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी से बचें, और आप देखिएगा कि आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने खुद ब खुद एक मुआलिज हमारे अंदर रखा हुआ है जो कि खुद ब खुद हमारा इलाज करता है। उसको सिर्फ हेल्प की थोड़ी ज़रूरत होती है, तो वो जो है वो खुद ब खुद आपका इलाज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को एक पसे पुश डाल देते हैं, आप इस बात के ऊपर जो मैंने अभी सामने आपके किए हैं कोई इस पर अमल नहीं करते, तो आप ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को कि फिर ठीक होना बहुत मुश्किल है। और जदीद मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, सर्जरी। अगर आपकी सिस्ट बढ़ जाती हैं, सिस्ट बढ़ते बढ़ते आगे उनके छोटे साइज़ से बड़ी होती जाती हैं, फिर वही जाके आगे ट्यूमर में बदल जाती हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ से निकलती आगे कैंसर की तरफ चली जाती है। आप मुझे बताइए फिर क्या ट्रीटमेंट है? कोई ट्रीटमेंट नहीं है इनका किसी के। वो फिर यही होता है कि जी इसको रिमूव कर दिया जाए, और ये एक बच्ची के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी जो है वो आधी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इससे अगर बचना है अपने PCOS से, तो प्लीज़ जितनी डाइट मैंने आपको बताई है, उसने बयान की है, इन चीज़ों को सबको आपको स्किप करना होगा। बिल्कुल सिंपल सादा अशिया पे आ जाइएगा। अभी चूँकि वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तर से वक्फ़े का, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फ़े से वापस आने के बाद हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हमें आप कौन कौन सी डाइट जो है हमारे लिए बेहतर है और कौन कौन सी ग़िज़ा जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, इसके भी हम बात करते हैं वक्फ़े से वापस आने के बाद। जी नाज़रीन, हम वक्फ़े से वापस आ चुके हैं, और वक्फ़े पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इसी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हवाले से। तो अब हम बात करेंगे कि इस मर्ज़ में आपको कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हमारे यहाँ जब इलाज शुरू किया जाता है तो मेडिसिन तो दे दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कौन सी ग़िज़ा आपने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, क्योंकि कौन सी ग़िज़ा आप लेंगे तो उससे आपके हार्मोन ज़्यादा बढ़ेंगे, और कौन सी आप ग़िज़ा लेंगे तो उससे आपके कम होंगे। तो इसलिए हमने ये देखना है कि हमें क्या क्या खाना, क्या नहीं खाना। तो इसमें सबसे पहले ऐसी बच्चियाँ जिनको गायनी की कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली उनको खुदा न खास्ता यूट्रस में अगर रसौलियाँ पैदा हो चुकी हैं तो उसकी वजह से, या सिस्ट पैदा हो चुकी है, वो उनका माहाना अय्याम डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो उसके लिए जो है ये सबसे पहले आपको हर किस्म का मीट नहीं लेना सिवाय सैल्मन फ़िश के। अच्छा, सिस्ट में आप सैल्मन फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैल्मन फ़िश आप ज़रूर ले लीजिए, वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा बाकी आपने किसी किस्म का मीट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, उससे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके हार्मोन चेंज करने में इसका भी एक अहम किरदार होता है, इससे आप बचिए। उसके बाद आपने इसमें फलों में आप तकरीबन सारे फल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर के ऊपर सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, आजकल का सीज़न भी है, मौसम भी है, इसमें आप ले सकते हैं। इनके फ्रेश जूसेस का आप इस्तेमाल करें, एप्पल का जूस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जितने भी फल हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। सब्ज़ियों में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो, जिस तरह बैंगन जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, और वो नहीं आपने लेना। और
फूल गोभी जिसको हम कहते हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं आप। और बाकी जो है सब्जियां वो आप ले सकते हैं, इनमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन स्पेशली सब्जियां जिसमें जैसे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनमें लौकी है, तुरई है, टिंडे हैं, शलजम वगैरह आप इस्तेमाल कर सकती हैं। गाजर का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का जूस, और उसमें आपने साथ में थोड़ा सा एप्पल का जूस मिक्स कर लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब बच्चियों में अगर जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है तो उनके लिए उनकी बॉडी में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत से और मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए आपको आजकल गाजर मौजूद है, गाजर और एप्पल का जूस आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, तो इसको आप इस्तेमाल करें। इसमें आपने मैंगो वगैरह का अगर सीज़न आएगा जो भी, उसमें बच्चियों का आप इनको इस्तेमाल नहीं करना। तेज़ मिर्च मसाले, तली चीज़ें, पकौड़े, समोसे, जितनी भी ये जंक फूड में आती हैं सारी की सारी चीज़ें, इनसे आपको अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं आपने लेनी। घर का खाना बनाएं, घर के खाने में भी आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो होती हैं, जिस तरह बनाने वाले हम बनाते हैं मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, उनको थोड़ा सा स्किप करना है आपने, वो नहीं आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी क्योंकि वो भी नुकसान का बायस बनते हैं। दालों में आप सिर्फ मूंग की दाल बची जी है वो अगर उसको आप दें मरीज़ा को तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा। चावल इसमें बिल्कुल ख़त्म कर दिए। जिस तरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हम चावल, बिरयानी, निहारी, पाए, स्पेशली हम कराची वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खा मर्द हो या ख़वातीन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको छोड़नी। चावल आपने बिल्कुल नहीं लेने के, चावल आपके लिए नुकसान का बायस बनते हैं। कोशिश करें कि आप इसको बिल्कुल ही अगर बंद कर दें, जिस बच्ची को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और सिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो चावलों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें किसी भी फॉर्म में। बाज़ ख़वातीन मुझे पूछती हैं कि हम सब कि हम बॉयल चावल ले सकती हैं, हम बिरयानी नहीं खाएँगे। लेकिन देखें, बात यहाँ बिरयानी की उसकी नहीं हो रही, बात हो रही है चावल की, कि चावल जो है वो आप किसी भी फॉर्म में लें, आप उसको पुलाव बना लें, बिरयानी बना लें या बॉयल कर लें। जो उसके अंदर एक चीज़ मौजूद है जो आपके लिए नुकसान का बायस है, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए आपने उसको भी स्किप कर देना। वो चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा गर्म अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आपने। और जितनी मैंने पहले बता चुका कि जितनी भी ये सोडा ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी हैं, इनसे ठंडे पानी का बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठंडे पानी से भी अवॉइड करना है। बर्फ़ ठंडा जैसे अभी गर्मियों का अगर मौसम आता है तो इसमें आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ख़वातीन बच्चियाँ पीती हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना आपने। उसको बिल्कुल सिंपल सादा नॉर्मल पानी जो है वो आपने लेना है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। चाय, कहवा और कॉफ़ी का भी आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है, उससे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना, वो उन चीज़ों को आपने नहीं लेना। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप ले सकती हैं। अगर आपका गोश्त खाने में सिर्फ़ और सिर्फ आप सैल्मन फ़िश ले लें, या फ़िश अगर सैल्मन फ़िश नहीं आपको मिलती तो कोई भी फ़िश आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर लें क्योंकि इसमें बाज़ का होता है कि प्रोटीन की कमी भी हो जाती है जिस समय, तो वो पूरी रहेगी इसके साथ। और जितने मैंने फल आपको बताए हैं उनका आप इस्तेमाल करते हैं तो वो फल जो हैं वो खून की कमी को पूरा करेंगे, आयरन की कमी नहीं होगी, इस तरह बच्ची जो है वो हेल्दी रहेगी, सेहतमंद रह सकती है। लेकिन अगर आप बच्ची की डाइट का ख्याल, अच्छा ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ़ आप हेल्दी रखने के लिए, ये ग़िज़ा की कमी को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बाकायदा तौर पर आपका ट्रीटमेंट भी है, ये आपका इलाज भी है। जो मैंने सब्ज़ियाँ आपके सामने बयान की, जो फ्रूट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपका बुनियादी इलाज है, कुदरती जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल इलाज जो है वो यही है। या जहाँ आप बाकी मेडिसिन ले रही हैं या जो आज मैं नुस्खा बताऊंगा आप उसको इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ जब ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल करें खाने वाली, तो इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होंगी। अगर आप इनसे हट के कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर आपके लिए नुकसान का बायस बनती है। और एक और बात जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ, कि इस बीमारी में बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अहम किरदार होता है इसमें इस चीज़ का, कि अगर आप परेशान हैं, आपको कोई और परेशानी है, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी है, तो क्या होगा इसमें, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। जब आपकी भूख ख़त्म होगी तो आपके खाने पीने की चीज़ें कम हो जाएंगी, आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, तो सारी चीज़ें मिलके आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हेल्दी होना है तो अपने आप को इस चीज़ों से भी, ये जो मैंने आपको बताई हैं, इनसे भी आपको दूर रहना है। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा तिब्ब नबवी का बता दूँ। और नाज़रीन, ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा आज का नहीं बल्कि बहुत सालों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे एक नहीं हज़ार हा बच्चियाँ जो हैं वो इससे शिफा पा चुकी हैं और हर किस्म की सर्जरी से वो महफूज रही हैं। थोड़ा टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है, कम से कम 3 से 6 माह का इसका कोर्स, आप इसको इस्तेमाल कीजिए मुकम्मल एतमाद के साथ। ठीक है, अगर आप कोई भी और पैथी इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, ज़रूर लें, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको
इसको जड़ से ख़त्म करना है इस मर्ज़ को, तो ये नुस्खा ज़रूर लीजिए। ये तिब्ब नबवी का नुस्खा है, बहुत प्यारा नुस्खा है। तो आइए चलते हैं नुस्खे की जानिब। सबसे पहले इसमें मेथी दाना है। मेथी दाना आपने लेना है 10 ग्राम। मेथी दाने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि इसके कितने फ़ायदे हैं तो ये सोने के मोल भी ख़रीदें आप इसको, इतनी ये फ़ायदा मंद है, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से। उसके बाद आता है हब्बुर रिशाद। हब्बुर रिशाद तिब्ब नबवी की दवा है, इसकी बहुत तारीफ़ आई है इसमें तिब्ब नबवी में। ये भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कैल्शियम, आपकी बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, कमी होती है खून की, इन चीज़ों को पूरा करता है। ये आप ले लें। ये भी आपने लेना है 10 ग्राम हब्बुर रिशाद। सना मक्की आपने लेनी है 5 ग्राम। सना मक्की के भी तिब्ब नबवी में बहुत से हदीस मौजूद है। और कुश्ते शीरी आपने लेना है 60 ग्राम। कुश्ते शीरी जो है इसके बारे में भी है। कुश्ते शीरी का थोड़ा सा तारुफ करो। कुश्ते शीरी आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं बॉडी के, तमाम बॉडी में जो मौजूद ग्लैंड जहाँ जहाँ पे भी, उन सब के फंक्शन को ठीक करती है। हर किस्म की इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। ये हर किस्म की सिस्ट को, ट्यूमर को, गिल्टियाँ जो बन जाती हैं आपकी बॉडी में, उसको भी ये ख़त्म करती है कुश्ते शीरी। तो कुश्ते शीरी का भी आप इस्तेमाल कर जो है ये आपने लेनी है 60 ग्राम। उसके बाद सोए आ जाते हैं। अच्छा, इसमें निज़ाम हज़म डिस्टर्ब हो जाता है। सॉरी, जब निज़ाम हज़म डिस्टर्ब हो तो कोई भी चीज़ जो है वो, चाहे आप दवा खाएं या ग़िज़ा खाएं, वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है। सोए इसमें शामिल किए गए हैं, इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए सोए आपने इस्तेमाल करने हैं। सोए इसमें लेने हैं आपने 10 ग्राम। तुख्म कासनी, तुख्म कासनी जो है ये भी तिब्ब नबवी की बहुत अच्छी दवा है, ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद है कुलौंजी। कुलौंजी के बारे में हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस स्याह दानों को अपने ऊपर लाजम कर लो कि इसमें सवाए मौत के शिफा है। अब ये एक बहुत बड़ा ऐलान है कि इसमें सवाए मौत के शिफा है, तो आप कलौंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हर लिहाज से वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कलौंजी भी आपने 10 ग्राम लेनी है। मैं दोबारा इसके वज़न रिपीट करता हूँ। मेथी दाना आपने लेना है 10 ग्राम, हब्बुर रिशाद 10 ग्राम, सना मक्की 5 ग्राम, कुश्ते शीरी 60 ग्राम, सोए 5 ग्राम, तुख्म कासनी 5 ग्राम और कलौंजी 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आपने हाफ़ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद आपने लेना है, या सोते वक्त आप ले सकते हैं। तो ये नुस्खा आपकी जितनी डिज़ीज़ जो मैंने आपको बताई है ख़वातीन के हवाले से, उनके सिस्ट से लेके ट्यूमर तक, उनके माहाना अय्याम की ख़राबी तक, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी इसका आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कम हो रही है ब्लीडिंग तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बन गए तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा बड़े ट्यूमर बन गए तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी नॉलेज के साथ ज़रूर राब्ते में रहिए, क्योंकि बाकी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप इसके साथ ले सकते हैं। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको शिफा होगी। मुझे उम्मीद है कि आप को ये प्रोग्राम पसंद भी आएगा और ये नुस्खा आप मुकम्मल एतमाद के साथ इस्तेमाल कीजिए, ना सिर्फ ख़ुद बल्कि इसको आगे भी अगर कोई आपकी फ़ैमिली में या आपके ख़ानदान में या आपके कुछ जानने वाले में कोई भी ऐसा पेशेंट है तो ज़रूर उस तक पहुँचाइए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से बहुत सी ऐसी पेशेंट, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ जो जिनका बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस नुस्खे के साथ उनको इस्तेमाल कराया और अल्लाह ने उसको शिफा दी है। तो आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको भी अल्लाह ताला ने चाहा तो शिफा होगी। मैंने कोशिश की है अपने प्रोग्राम में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके मर्ज़ को डिफ़ाइन कर सकूं बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में, ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और इसी तरह मैंने आपके उस मर्ज़ की अलामात भी बहुत सादा से अल्फाज में बयान की, उसकी वजूहात भी आपको बता दी। उसके साथ साथ आपको डाइट बता दी कि कौन सी डाइट आपने लेनी, कौन सी डाइट आपके लिए नुकसान का बायस बनती है। और फिर साथ में मैंने एक नुस्खा जो है वो मुकम्मल तौर पर डिफ़ाइन कर दिया, और ये नुस्खा तिब्ब नबवी का है, ये भी मैंने। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतर होगा और अल्लाह ताला आपको शिफा दे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।